आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे छोटे लेकिन सबसे पावरफुल पार्ट से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसे हम प्रीएम्बल कहते हैं। प्रीएम्बल को अगर सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन भी है और उसकी सोल भी। जैसे किसी बुक का प्रीफेस हमें बताता है कि बुक किस थॉट के साथ लिखी गई है, वैसे ही प्रीएम्बल हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस विजन से, किस फिलॉसफी और किस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया। इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन से किसी प्रोविजन को समझने में डाउट हो तो हम प्रीएम्बल की तरफ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि प्रीएम्बल इज़ द की टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल अचानक से एक दिन में नहीं लिखा गया, इसका एक प्रॉपर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। प्रीएम्बल का सोर्स है एक डॉक्यूमेंट जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया। इस रेजोल्यूशन में पहली बार ऑफिशियली ये कहा गया कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है और इस देश की सारी पावर लोगों के पास होगी, ना कि किसी किंग या फॉरेन रूलर के पास। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी जैसे आइडल्स ऑलरेडी मेंशन थे। बाद में इसी रेजोल्यूशन को थोड़ा मॉडिफाई करके, रिफाइन करके प्रीएम्बल का फाइनल टेक्स्ट बनाया गया। अडॉप्शन ऑफ प्रीएम्बल। यहाँ एक बात इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस समझना ज़रूरी है। अडॉप्शन और एनफोर्समेंट का डिफरेंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द प्रीएम्बल 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, मतलब इसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स यानी अप्लाई 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे। So we can say that preamble was adopted on 26 November 1949, not on 26 January 1950. Here comes the very important question. Is preamble part of constitution? Initially सुप्रीम कोर्ट का आंसर था no. 1960 के बेरोबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है और इससे लीगल पावर्स ड्राइव नहीं होती। लेकिन ये व्यू ज़्यादा टाइम नहीं चला। 1973 में एक हिस्टोरिक जजमेंट आया, केशवानंदा भारती केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। इस केस के बाद ये इशू परमानेंटली सेटल्ड हो गया। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल। अब सवाल आता है, अगर प्रीएम्बल एनफोर्सिएबल नहीं है तो फिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आंसर ये है कि प्रीएम्बल कोर्ट के लिए एक इंटरप्रिटेटिव गाइड का काम करता है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल का मीनिंग अनक्लियर होता है तो कोर्ट प्रीएम्बल की हेल्प से उसका इंटरप्रिटेशन करता है। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक आइडियल्स को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, लेकिन प्रीएम्बल में रिफ्लेक्टेड बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इस सेंस में प्रीएम्बल एक मोरल और कॉन्स्टिट्यूशनल कंपास की तरह काम करता है। नाउ वी स्टार्ट्स द प्रीएम्बल। वी द पीपल। सबसे पहला और सबसे पावरफुल फ्रेज है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस लाइन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी किंग ने, किसी रूलर ने या किसी फॉरेन पावर ने नहीं दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने खुद को दिया है। इसी लाइन से डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट निकलता है। पावर का सोर्स पार्लियामेंट नहीं, जुडिशरी नहीं, बल्कि पीपल ऑफ इंडिया है। इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया एक पॉपुलर सोवर्जिनिटी पर बेस्ड है। सोवर्जिन। सोवर्जिन का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी। इंडिया इंटरनली भी सोवर्जिन है और एक्सटर्नली भी सोवर्जिन है। इंटरनली सोवर्जिन का मतलब है कि इंडिया अपने लॉज खुद बनाता है, कोई एक्सटर्नल पावर इंटरफेयर नहीं कर सकती। एक्सटर्नली सोवर्जिन का मतलब है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड करता है।
किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए सोवरेनिटी इंडियन स्टेट का एक एसेंशियल फीचर है। सोशलिस्ट। सोशलिस्ट ये वर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सोशलिस्ट वर्ड प्रियम्बल में ऐड किया गया। इंडियन सोशलिज्म का मतलब ये नहीं है कि स्टेट सारी प्रॉपर्टी ओन करे। इंडियन सोशलिज्म का मतलब है वेलफेयर स्टेट। स्टेट की ड्यूटी है कि इनइक्वालिटी कम करे, पुअर और वीकर सेक्शंस को अपलिफ्ट करे। सुप्रीम कोर्ट ने DS नकारा केस में ये कहा था कि पेंशन चैरिटी नहीं है बल्कि एक राइट है। ये जजमेंट इंडियन सोशलिस्ट फिलॉसफी का क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। सेक्युलर। सेक्युलर का सिंपल मतलब होता है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता। इंडिया किसी एक रिलीजन को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर नहीं करता, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं हुआ है कि स्टेट रिलीजन से दूर रहे। इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब है इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। स्टेट सभी रिलीजन्स को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो मेजॉरिटी रिलीजन हो या माइनॉरिटी रिलीजन। सुप्रीम कोर्ट ने SR बोम्मई केस में क्लियरली कहा था कि सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब पार्लियामेंट भी इस फीचर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसका सीधा सा मीनिंग है कि पावर लोगों के पास होती है। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं थ्रू इलेक्शंस। फ्री और फेयर इलेक्शन डेमोक्रेसी की जान होते हैं। अगर इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की ही रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण केस में कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं। रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि स्टेट का हेड हेरिडेटरी नहीं होता। यहाँ कोई किंग या क्वीन नहीं होगा जिसे पावर जन्म से मिल जाए। इंडिया में प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, चाहे कोई भी सिटीज़न हो। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशंस फुलफिल करता है तो वो प्रेसिडेंट बन सकता है। रिपब्लिक का आइडिया डायरेक्टली इक्वालिटी बिफोर लॉ से कनेक्टेड है। लॉ के सामने कोई स्पेशल स्टेटस नहीं होता। जस्टिस। जस्टिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब है सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना। कास्ट, रिलीजन, जेंडर या बर्थ के बेसिस पर इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हर सिटीज़न को डिग्निफाइड लिवलीहुड का चांस मिलना चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है सभी लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, जैसे राइट टू वोट और राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। ये तीनों टाइप्स ऑफ जस्टिस मिलाकर एक जस्ट सोसाइटी बनाते हैं। लिबर्टी। लिबर्टी प्रियम्बल लिबर्टी को थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की बात करता है। लिबर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि स्टेट इंटरफेयर ना करे। लिबर्टी का मतलब है डिग्निफाइड लाइफ विद फ्रीडम ऑफ चॉइस। सुप्रीम कोर्ट ने मनेका गांधी केस में लिबर्टी को आर्टिकल 21 के अंडर बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन दिया है। कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लिबर्टी सिर्फ फिजिकल फ्रीडम नहीं बल्कि मीनिंगफुल लाइफ का राइट है। इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि सब लोगों को बिल्कुल सेम ट्रीट किया जाए। इक्वालिटी का मतलब होता है फेयर और नॉन आर्बिट्ररी ट्रीटमेंट। लॉ रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउ करता है लेकिन आर्बिट्ररीनेस अलाउ नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने EP रोयप्पा केस में कहा था कि आर्बिट्ररीनेस और इक्वालिटी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर स्टेट आर्बिट्ररी है एक्ट करेगी तो वो आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। अब हम प्रियम्बल के एक बहुत इमोशनल और मोरल वर्ड पर आते हैं, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और कंसर्न। प्रियम्बल कहता है कि फ्रेटर्निटी एंश्योर करेगी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, अगर फ्रेटर्निटी नहीं होगी तो लिबर्टी डेंजरस हो जाएगी और इक्वालिटी मीनिंगलेस हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस में डिग्निटी को कॉन्स्टिट्यूशन का कोर वैल्यू माना था। कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की डायरेक्शन और फिलॉसफी बताता है। फंडामेंटल राइट्स और अगर कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल उसकी कॉन्साइंस हैं, तो प्रीएम्बल उसकी सोल है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, द प्रीएम्बल इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकिंग इन वन वॉइस। इसी थॉट के साथ हम प्रीएम्बल का ये लेक्चर यहीं कंक्लूड करते हैं।